सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, इसके अंतर्गत हमारा तीसरा न्यायपालिका का, इसके अंतर्गत अध्याय 5 इकाई 3 न्यायपालिका और अध्याय 5 न्यायपालिका, इसके अंदर अभी हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। न्यायपालिका की भूमिका। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों के मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकता है और उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत हम लोग अभी देखेंगे कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हकीम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतीहर थे और वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे और जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया था तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया था कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर एक विशेष ध्यान दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है अभी या उसका तबादला भी कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते और स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में अपना फैसला सुनाए। और हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है और इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती और अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वह सरकार की ओर से काम करती है।
शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो, और इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको शक्तियों का बंटवारा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।